Hello friends, welcome back to the Decoded series. We've been meeting after a break and this time we will be covering Ethiopian crisis. देखो मैंने क्लासेस में भी आप लोगों से बात की तो मैंने कहा कि क्राइसिस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इस साल हमारे पास बहुत सारे क्राइसिस हैं स्टडी करने के लिए, चाहे वो तालिबान वाला क्राइसिस हो, चाहे वो चाइना ताइवान क्राइसिस हो, चाहे वो इंडिया चाइना क्राइसिस हो, चाहे वो यमन क्राइसिस हो, चाहे वो सूडान क्राइसिस हो, चाहे वो इज़राइल पैलेस्टीन हो, चाहे वो इथोपियन क्राइसिस हो, चाहे वो पोलैंड बेलारूस हो, ठीक है। तो बहुत सारे क्राइसिस है, बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आज उनमें से एक पार्ट हम कवर करेंगे इथोपियन क्राइसिस के बारे में, इथोपिया के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग हम ये कहेंगे कि आयरनी इस बारे में देखने को मिलती है, क्योंकि जो इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अबिय अहमद, इन्हें एक्चुअली नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2019 में, और अब इन पे जेनोसाइड के एथिकल क्लेंजिंग के आरोप लग रहे हैं कि एक पूरी की पूरी ये मान लें कि एक पूरा का पूरा पार्ट ये बिल्कुल वाइप आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ही वॉज अवॉर्डेड, नोबेल प्राइज़ क्यों मिला था? क्योंकि एक नेबरिंग कंट्री है एरिट्रिया, जिनके साथ पावर स्ट्रगल इन्होंने ख़त्म किया था, जिनके साथ जो वॉर चल रही थी वो इन्होंने ख़त्म की थी, और अब एरिट्रिया की फोर्सेस के साथ ही मिलकर के ये सिविल वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने 2020 में ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया था। तो 2020 नवंबर में इन्होंने ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया था, और उसके बाद उस समय जब ये कॉन्फ्लिक्ट इन्होंने शुरू किया था, मिलिट्री ऑफेंसिव TPLF करके एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर, जिसके अगेंस्ट उन्होंने ये मिलिट्री ऑफेंसिव लॉन्च किया था। और उस समय उन्होंने कहा था कि ये कुछ महीनों की या कुछ दिनों की बात है और ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। और अब एक साल हो चुका है, नवंबर 2021 आ चुका है, और ये क्राइसिस कहीं पे भी ख़त्म होने की दिशा में दिखाई नहीं दे रहा है। इट हैज़ बीन स्प्रंग इनटू अ फुल फ्लेजेड सिविल वॉर, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पर हो चुका है। तो TPLF जब मैं कह रहा हूँ, दैट इज़ बेसिकली टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, जो वहाँ पर एक रीजनल ग्रुप है जिसके साथ ये पूरा वॉरफेयर चल रहा है, सिविल वॉर चल रही है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इथोपिया एंड TPLF, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो बैकग्राउंड देखते हैं कि ये क्राइसिस शुरू कहाँ से हुआ। तो इथोपिया के बारे में अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इथोपिया तकरीबन 10 मेजर रीजन्स में बटा हुआ है। अलग अलग उनकी एथनिसिटीज़ हैं, अलग अलग रीजन्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसके बेसिस पे उन सब का पावर बैलेंस बनाते हुए वो रीजन्स डिवाइड किए गए हैं। तो एक बड़ा फेडरल सा कैरेक्टर है, कंट्री एक है बट रीजनल ऑटोनॉमी दी गई है अलग अलग जगह पर। अब जो अबिय अहमद की गलती रही है वो बेसिकली इस पावर बैलेंस को डिस्टर्ब करने की रही है। तो लेकिन अगेन हम उस पर आएंगे, पहले हम जो बात करें कि इथोपिया किस तरह का कंट्री है। तो वहाँ पर 10 मेजर रीजन्स हैं जिनको रीजनल ऑटोनॉमी अलग अलग जगह दी हुई है, एक फेडरल स्ट्रक्चर वहाँ पर इन प्लेस है, ठीक है। अब अबिय अहमद के आने से पहले TPLF ही वहाँ पर राज कर रहा था, जो टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट है वही राज कर रहा था, और बड़ी मतलब स्ट्रॉन्ग आयरन ग्रिप के साथ उन्होंने पूरा सिस्टम को संभाला हुआ था। और उस दौरान इथोपिया वाज डूइंग वेरी वेल, इकोनॉमिकली बहुत अच्छा वेल परफॉर्म कर रही थी, कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही थी, ठीक है। बट हुआ क्या कि अगेन जो एक डेमोक्रेसी की तरफ उनको जाने का मन था, एंड देन द अर्लियर प्रेडेसर हेले मैरियम डेज़लिन, इनको रिज़ाइन करना पड़ा और 2018 में अबिय अहमद को चुना गया कि अबिय अहमद विल बी अ लीडर विच विल ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड पीस, ठीक है। स्टेबिलिटी तो थी बट विच विल ब्रिंग स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ वो जो अनरेस्ट हुआ था उसके खिलाफ अबिय अहमद को चुना गया। और अबिय अहमद जो है ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द लीडर हु विल ब्रिंग आउट अ प्रॉपर पॉलिटिकल सेटअप, ठीक है। अच्छा, बट हुआ क्या कि अबिय अहमद जैसे ही पावर में आए, ठीक है, तो उस समय कोएलिशन पार्टी TPLF के पास थी, जिन्होंने 4 मेजर पावर ग्रुप्स को मिलाकर के एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई हुई थी। और उन्होंने क्या किया कि ये सिस्टम को डिमोलिश करके एक नया सिस्टम बनाया। उन्होंने एक पार्टी लॉन्च की, प्रॉस्पेरिटी पार्टी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि पहले जो पार्टी थी वो थी इथोपियन पीपल्स रेवोल्यूशनरी फ्रंट। ये वो पार्टी थी जिन्होंने 3-4 पार्टीज को मिला करके एक पावर ग्रुप बनाया हुआ था। और इन्होंने क्या किया, जैसे ही ये पावर में आए, ही रीअरेंज द रूलिंग कोएलिशन विच वाज फाउंडेड बाय TPLF एंड ही बेसिकली मर्ज्ड इट इनटू अ सिंगल न्यू प्रॉस्पेरिटी पार्टी। जब इन्होंने ये किया
तो ऑब्वियसली लोगों के मन में डर बैठ गया कि आज जो हमारे रीजन्स में हमारी रीजनल ऑटोनॉमी है, जो फेडरल कैरेक्टर है हमारे, उसको कहीं ना कहीं ये मिलाकर के एक यूनिफाइड कैरेक्टर बना रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ही स्पार्क्ड फियर्स इन सम रीजन दैट द कंट्रीज फेडरल सिस्टम इज अंडर थ्रेट। और जैसे ही ये हुआ तो जो टीपीएलएफ, जो अर्लियर रूलिंग पार्टी थी, उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। दे वेंट बैक टू देयर माउंटेन्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो ट्रिगरिंग पॉइंट था वो आया सितंबर 2020 में, जब कोविड चल रहा था। तो उस समय जो रीजनल इलेक्शंस थे वो अबिय अहमद ने बैन कर दिए थे, बट उसके बावजूद टीपीएलएफ ने वहां पे रीजनल इलेक्शंस कंडक्ट करवाए। तो इन सितंबर 2020 Tigrayans defied Abiy by going ahead with regional parliamentary elections which were delayed due to coronavirus pandemic। तो जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई जब हमने ही मना कर दिया तो ऑब्वियसली दीज आर इलीगल, और उन्होंने फंडिंग भी रोक दी। टीपीएलएफ तक देखो पैसा जा रहा था, वो फंडिंग भी रोक दी और उन्होंने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया। फिर नवंबर 2020 में जो सबसे बड़ा कलेश होना था वो नवंबर 2020 में हुआ। नवंबर 2020 में क्या किया, अबिय अहमद ने इन पे एलिगेशंस लगाए कि मैकाले, जो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, मैकाले में उन्होंने कहा कि इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट आर्मी बेस है जिसको अटैक किया है टीपीएलएफ ने और उसके वेपन्स चुरा लिए हैं, और उन्होंने बाकायदा इसे एक ऑफेंस माना, मिलिट्री ऑफेंस माना, और उसके खिलाफ मिलिट्री ट्रूप्स भेज दिए। ना सिर्फ इथोपिया के मिलिट्री ट्रूप्स भेजे बल्कि जो सराउंडिंग कंट्री एरिट्रिया थी उनके भी सोल्जर्स। अब देखो, रिमेंबर एरिट्रिया का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो अर्लियर रूलिंग गवर्नमेंट के साथ था, टीपीएलएफ के साथ। तो अब टीपीएलएफ के दो दुश्मन हो गए, एक जो उनके खुद के प्राइम मिनिस्टर हैं इथोपिया के अबिय अहमद, और दूसरे एरिट्रिया के सोल्जर्स। तो इन दोनों ने मिलकर के सिविल वॉर डिक्लेयर कर दी, और ये बिल्कुल लड़ाई तब से चल रही है, और बिल्कुल ब्रूट वायलेंस वहां पर हो रही है। तो अबिय ने तो 2-3 महीने बाद मैकाल को ओवरटेक करने के बाद इसे सक्सेस डिक्लेयर कर दिया था, बट जैसा मैंने कहा कि वॉर 1 साल हो चुका है, फिर भी वॉर चल रही है। आफ्टर जस्ट 3 वीक्स द गवर्नमेंट फोर्सेस टुक ओवर मैकाल, बट अ ईयर ऑन इट्स फार फ्रॉम ओवर। अच्छा, अभी करंट सिनेरियो क्या है, आज की तारीख में सिचुएशन। ये तो हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा कि ये सिविल वॉर कैसे शुरू हुई, क्या उसके कारण थे, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी। ठीक है, अब अगर हम बोले कि आज की तारीख में क्या सिचुएशन है, तो वहां पर उन्होंने सीवियर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे। बाहर से कोई जर्नलिस्ट जा नहीं सकता, किसी तरह का मीडिया कवरेज नहीं है, तो ऑब्वियसली बाहर की दुनिया को उतना अच्छे से पता नहीं चल पा रहा है कि एक्चुअली कितना वायलेंस हो रहा है, क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि सिविलियंस आर नॉट बीइंग हार्म्ड। उन्होंने कहा जो भी अटैक किया जा रहा है वो टीपीएलएफ लीडर्स पे किया जा रहा है, एंड सोल्जर्स फ्रॉम एरिट्रिया इज नॉट ज्वाइंड द फोर्स। तो उन्होंने डिनाई किया कि नहीं, हमने एरिट्रिया के सोल्जर्स को भी एम्प्लॉय नहीं किया है और सिविलियंस को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जो भी आर्मी टारगेट कर रही है वो टीपीएलएफ लीडर्स को टारगेट कर रही है। बट दुनिया भर की जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, CNN की रिपोर्ट्स आई हैं, उनमें बिल्कुल साफ पता चलता है कि एरिट्रिया के सोल्जर्स भी इन्वॉल्व हैं, पहली बात। दूसरी बात की सिविलियंस को भी नुकसान हो रहा है। तो क्या हो रहा है, मास किलिंग्स हो रही हैं, रेप्स हो रहे हैं। इसके अलावा जो यमन में हमने प्रॉब्लम देखी थी कि एरिट्रिया के सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जो फूड सप्लाईज वगैरह हैं वो भी ब्लॉक कर रहे हैं, तो हंगर और मेल न्यूट्रिशन के केसेस भी बढ़ रहे हैं। ओके, तो अभी क्या हो गया है, उसके अगेंस्ट क्या हो रहा है। ये तो बात हुई कि हमने इथोपियन गवर्नमेंट और एरिट्रिया के सोल्जर्स मिलकर टीपीएलएफ को टारगेट करे, बट टीपीएलएफ को भी कुछ साथी मिल गए। फाइटर्स लॉयल टू टीपीएलएफ नोन एज टिग्रे डिफेंस फोर्सेज हैव अलाइड विद ओरोमो लिबरेशन आर्मी। जो वहां का जो सेकंड मोस्ट पॉपुलस रीजन है ओरोमिया के लोगों ने टिग्रे रीजन के लोगों को ज्वाइन कर लिया है और इनका भी एक कोएलिशन बन गया है। इसके अलावा 9 अदर ग्रुप्स, ये आप लोगों ने रिसेंटली पढ़ा होगा कि 9 ग्रुप्स अपोजिंग द इथोपियन गवर्नमेंट हैज साइंड अलायंस। तो ग्रेजुअली जो टीपीएलएफ का ग्रुप है उसमें भी और फैक्शंस आकर के जुड़ रहे हैं, एंड दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द इथोपियन गवर्नमेंट। सो इट्स बेसिकली a section of population against government। इथोपियन गवर्नमेंट ने क्या किया, दे हैव डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। इसके अलावा इथोपिया ने क्या कहा कि देखो ग्रेजुअली जैसे जैसे टीपीएलएफ वहां पर एडिस अबाबा की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे टीपीएलएफ लीडर्स थोड़े से पावरफुल हो रहे हैं, और इथोपिया गवर्नमेंट इज वरीड अबाउट द स्टेट ऑफ कंट्री। तो उन्होंने जितने भी रिटायर्ड फोर्सेस से थे या वेटरन्स थे उन सबको कहा कि आप वापस फोर्सेस ज्वाइन कर लें। उन्होंने सिविलियंस से भी कहा जो भी हथियार मिले, जो भी आपके घर में हो, उसे लेकर के लड़ने को निकलें एंड सेव द कंट्री। तो ये सारी चीज़ें भी इथोपिया में चल रही है। अब देखो इंटरनेशनली इसे कंडेम किया गया है बहुत सारी कंट्रीज़ ने, यूएस ने भी कुछ सैंक्शंस के बारे में बात की है, बट एज ऑफ नाउ इसका कोई सोल्यूशन निकलता दिख नहीं रहा है। सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इथोपियन क्राइसिस। तो अगेन जैसा मैंने कहा कि
कोई भी क्राइसिस हो, उसकी इंपॉर्टेंट पार्टीज, उसका टाइमलाइन, उस पर इंटरनेशनल रिस्पांस, ये दोनों तीनों चीज़ें जो है वो उस क्राइसिस को लेकर के आप कवर करें. एंड आई होप यू गॉट सम क्लैरिटी ऑन इथोपियन क्राइसिस. विल मीट next week again with some other topic. Till then, take care, goodbye, and keep reading.